एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है वो स्टार्ट हो चुका है और उसका एक लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो देखना यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन के विरचन की विधियां। कल हमने बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरिन किसे कहते हैं, प्लस हमने ये पढ़ा था कि हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा टॉपिक है कि हेलो एल्केन के विरचन की विधियां। विरचन यानी बनाने की विधियां, यानी हेलो एल्केन को हम किन किन अभिक्रियाओं से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा कि हम हेलो एल्केन कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन दो चीजों के बीच अभिक्रिया करवा के हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है एल्केनो से। एल्केनो से का क्या मतलब है, देखो जब एल्केन, किसी भी एल्केन की बात करें तो आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जब एल्केन शब्द आ रहा है तो उसका मतलब है कि जो कार्बन है वो जितनी भी संख्या में हो पर वो प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, वो होगा आपका एल्केन। मैंने यहाँ पे सरल सा एल्केन ले रखा है, मैंने ले रखा है यहाँ पे मेथेन। जब हम एल्केनों की बात करें तो एल्केनों की अभिक्रिया कैसे होती है, जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है और सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है किसकी उपस्थिति में, सूर्य की, गर्मी में नहीं, सॉरी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये सिंबल किस लिए होता है, जब हम कोई भी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो तीर के ऊपर ये लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर जो आपका CH4 है वो किस तरीके से है, इस तरीके से, और जो आपके क्लोरीन है वो दो क्लोरीन क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम सूर्य का प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश देने के कारण यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक क्लोरीन। क्लियर बात, बॉन्डिंग कहाँ से टूटेगी इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ से एक हाइड्रोजन और आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और जो पीछे बच जाएगा, जो दूसरा क्लोरीन है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एल्केन लिए, और एल्केनों की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन गैस के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर बात। फर्स्ट रिएक्शन तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, एल्केन लेना है और क्लोरीन गैस लेना है। देखो आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है तो हेलोजन चाहिए होगा, एल्केन है तो एल्केन भी चाहिए होगा, तभी तो हेलो एल्केन बनेगा ना। हेलो एल्केन के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास हेलोजन वाला कोई यौगिक होना चाहिए, आपके पास एल्केन वाला कोई यौगिक होना चाहिए। सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने आपको बताई वो आपके एल्केन है, डायरेक्ट, मतलब सीधे आपको एल्केन लेना है और हेलोजन लेना है, दोनों के बीच अभिक्रिया करवानी है और आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। अब इसके बाद जैसे जैसे हम अभिक्रिया करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा कि हमें हर बार क्या करना है, एक ऐसा यौगिक लेना है जिसमें एल्केन हो और एक ऐसा यौगिक लेना है जिसमें हेलोजन हो, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आपका उत्पाद बन जाएगा। अभिक्रियाएं सारी इजी है बट स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। हेडिंग से ही पता लग जाता है कि हम क्या लेने वाले हैं। अब इसने क्या बोला है, एल्कीन पर। एल्कीन क्या होता है, जब अपने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वो हमारी एल्कीन श्रेणी का होता है, ये बात पता है आपको। उसके बाद इसने बोला है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड कहलाएगा। अब इसने क्या किया है कि जब हम इन दोनों के बीच योग करवाएंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। कैसे बनेगा, आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही किसी एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई जाती है तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है।
जैसे आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अब कार्बन की संयोजकता, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब इस कार्बन की संयोजकता 4 है, इसकी भी 4 है। इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया और 2 बंध ऐसे सहसंयोजक बंध बना लिया, यानी इसकी भी संयोजकता 4 कंप्लीट हो रही है, इसकी भी संयोजकता 4 कंप्लीट हो रही है। तो क्या अभी ये किसी और के साथ जुड़ने के लिए सक्षम है? नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा यौगिक लेके आऊं जिसके कारण ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और वो आके इनके स्थान पर जुड़ जाए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन हैलाइड। अभी हैलाइड का मतलब आपको पता ही है, हैलोजन जो होता है वो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो जैसे हम इसकी अभिक्रिया इससे करवाएंगे ना, एक बंध टूट जाएगा, एक बंध टूट जाएगा, तो अब उसके बाद इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3-3 हो जाएगी। जैसे इनकी संयोजकता 3-3 हो जाएगी तब ये सक्षम हो जाएंगे किसी के साथ भी बंध बनाने के लिए। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 है। जैसे इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? HX से करवाई जाती है, तो ये बंध क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। डबल बॉन्ड टूट के क्या बना लेता है आपका? डबल बॉन्ड टूट के बना लेता है सिंगल बॉन्ड, और ये वाला बंध भी आपका ब्रेक हो जाएगा। क्लियर बात है? ये वाला बंध भी ब्रेक हो गया, वो वाला बंध भी ब्रेक हो गया, तो अब क्या होगा कि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ हैलोजन जुड़ गया। ये देखो यही बना आपका CH3 CH3 CH2X CH2X। क्लियर बात? पता लग गया होगा अभिक्रिया कैसे बनी है। अब बात आती है कि जब आपके पास 2 कार्बन हो तब तो आपके लिए ये यौगिक बनाना आसान है। आपने कुछ नहीं करना, जहां डबल बॉन्ड बन रहा है वहां से इसको तोड़ना है, एक तरफ हाइड्रोजन लगाना है, एक तरफ हैलोजन लगाना है, आपका उत्पाद बन जाएगा। लेकिन बात आती है कि अगर कार्बन की संख्या 3 हो, 2 कार्बन हो तो इजी है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, एक तरफ हैलोजन लगा दो, आपको उत्पाद बन जाएगा। लेकिन जब कार्बन की संख्या 3 हो या 4 हो तब हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, हैलोजन कहाँ जोड़ना है? तो आपको पहली बात ध्यान रखनी है, हेडिंग में बोला है एल्कीन। एल्कीन की पहचान कहाँ से होती है? डबल बॉन्ड से, यानी आपको ये हमेशा डबल बॉन्ड से तोड़ना है। कहाँ से तोड़ना है? डबल बॉन्ड से तोड़ना है। अब आप इसको डबल बॉन्ड से तोड़ोगे और आपके पास दूसरा क्या है? दूसरा आपका हैलोजन, जो आपका हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके बीच अभिक्रिया कराओगे। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ये तो बात पता लगी कि जहां आपका डबल बॉन्ड है वहीं से बॉन्ड को ब्रेक करना है, वहीं से बॉन्ड को तोड़ना है, पर हाइड्रोजन कहाँ जोड़े और हैलोजन कहाँ जोड़े ये नहीं पता हमें। हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको एक नियम याद रखना होता है। आपको क्या याद रखना होता है? एक नियम याद रखना होता है जिसे हम बोलते हैं मार्कोनी-कॉफ का नियम। जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्कोनी-कॉफ का नियम। अब मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनी-कॉफ का नियम कहता है कि जो आपके एल्कीन होते हैं, जब इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाया जाता है तो उस एल्कीन में जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहां आपको हैलोजन जोड़ना है, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो वहां आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। ये कहता है मार्कोनी-कॉफ का नियम। क्लियर बात? मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या कहता है कि, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्कोनी-कॉफ का जो नियम है इसकी डेफिनेशन लिख दी है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, अगर अपने अच्छे से इसकी परिभाषा को देखें तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, अब आपको पता है आपका जो मतलब हाइड्रोजन हैलाइड होता है, इस हाइड्रोजन हैलाइड में जो आपका हैलोजन होता है यह नेगेटिव होता है और ये आपका क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको पता ही है कि जो हम हैलोजनों की बात करते हैं वो हैलोजन विद्युत ऋणी होते हैं, यानी उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका हाइड्रोजन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को समझना। ये बोल रहा है कि किसी भी असममित कार्बन परमाणु में या असममित कार्बन यौगिकों में मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार ऋणावेशित भाग उस स्थान पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो।
क्लियर बात। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखो पहले वाले में तो आपका जो यौगिक था वो सममित था। सममित का मतलब आपको पता होगा कि अगर मैं इसको बीच में से तोड़ूं तो ये दोनों बराबर हिस्सों में बटे तो उसे हम सममित कहते हैं। लेकिन अगर इसको मैं बीच में से तोड़ूं तो क्या ये दो बराबर हिस्सों में टूटेंगे? नहीं टूटेंगे, इसलिए ये असममित कहलाते हैं। क्योंकि इसके एक तरफ तो एक कार्बन है, दूसरी तरफ दो कार्बन है, तो ये असममित हुआ। सममित वाले में तो आपको मतलब जो भी हाइड्रोजन हैलाइड लगाने होते हैं वो आपके लिए इजी होते हैं। आपको सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करना है, एक तरफ हाइड्रोजन लगाना है, एक तरफ हेलोजन लगाना है। लेकिन असममित कार्बन परमाणुओं में हमें नहीं पता चलता कि कहाँ हाइड्रोजन लगाए कहाँ हेलोजन लगाए, तो इसलिए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम दिया जाता है। अब इस नियम को सुनना आप ध्यान से। इसमें क्या बोला है? ऋणावेशित भाग असममित एल्कीनों में वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ऋणावेशित भाग असममित एल्कीनों में वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। और दूसरा धनावेशित भाग कहाँ जुड़ जाएगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। क्लियर बात। तो ये तो हो जाता है कि आपका हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम एल्कीन्स के योग करवाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि आपने असममित कार्बन परमाणु ले लिया, एल्कीन ले लिया आपने कोई, और जब इसके अपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और उस हाइड्रोजन हैलाइड में अगर हमने थोड़ी सी मात्रा में पेरोक्साइड मिला दिया, यानी उत्प्रेरक के रूप में पेरोक्साइड मिला दिया, तो वहां पर ये मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो नहीं करता। उस टाइम ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। किससे फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है जो किसी भी चीज के अपोजिट हो। अपने बोलते ना ये मेरा एंटी है, ठीक है, मतलब मैं जो भी काम करूं मेरा अपोजिट करना होता है, मैं जो भी बोलूं मेरा अपोजिट करना होता है, ये मेरा एंटी है बिल्कुल, ठीक है। तो एंटी का मतलब है एक टाइप से अपने बोल सकते हैं अपोजिट। यहाँ पे जब हमने उत्प्रेरक के रूप में कुछ भी नहीं लिया था तब तो आपकी जो ये अभिक्रिया है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा में पेरोक्साइड मिला दी, और पेरोक्साइड का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ROOR, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी मात्रा में मैंने पेरोक्साइड मिला दी उत्प्रेरक के रूप में, तो वहां पर आप कौन से नियम को फॉलो करोगे? वहां पे आप फॉलो करोगे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? मार्कोनिकॉफ के नियम के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर तो जो आपका ऋणावेशित भाग था वो कम हाइड्रोजन की संख्या वाले के साथ जुड़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपके पेरोक्साइड आपने मिलाया ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो करेगा और इसके अकॉर्डिंग जो ऋणावेशित भाग है, अब आपको पता है इसमें Br नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो Br नेगेटिव है अब वो कहाँ जाके जुड़ेगा? पहली बात तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है? जहां आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे वहां से बॉन्ड ब्रेक करना है। दूसरी बात, अब ये नेगेटिव जो है वो कहाँ जाके जुड़ेगा? जहां पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, देख सकते हो आप। और जहां आपके हाइड्रोजन की संख्या कम है वहीं पर जाके आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है, बिल्कुल इसके अपोजिट काम कर रहा है। इस कारण से इसे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। क्लियर बात। तो बहुत इजी सी रिएक्शन थी। पहले बारे में तो मैंने आपको बताया कि एल्केनों से, देखो एल्किन और आपको हेलोजन यानी एल्किल हैलाइड बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन का मतलब क्या है? हेलोजन और एल्केन। हेलोजन और एल्केन की अभिक्रिया कराओगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा। ये सबसे आपकी इजी रिएक्शन में आ जाती है। उसके बाद रिएक्शन सारी इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो सारा आ जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शनों को आप जितना ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप उसको लिख लिख के याद करो। दूसरी बात मैंने आपको बताई, एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से हमें एल्किन लेना है और हाइड्रोजन हैलाइड लेना है। जब इनके बीच हमने अभिक्रिया करवाई तो अभिक्रिया के दौरान हमने देखा कि अगर आपका सममित कार्बन है तो हमें रिएक्शन कराना बहुत इजी लगता है। जहां डबल बॉन्ड दिखा वहां से हमने इसे ब्रेक कर दिया और हमने क्या किया, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक तरफ हेलोजन जोड़ दिया। परंतु
जैसे ही हमने असममित कार्बन परमाणु लिया तो हमें नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ हाइड्रोजन जोड़े कहाँ हैलोजन जोड़े। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो किया जाता है, जो ये कहता है जहाँ पर ऋणावेशित भाग हो, मतलब जो ऋणावेशित भाग है वो आपके जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां जाके जुड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो बच गया हाइड्रोजन वो आपके जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पे जाके जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा में पेरोक्साइड मिला दूंगी, पेरोक्साइड क्या करेगा, रिएक्शन को चेंज कर देगा। वहां पर हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो ना होकर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो होगा, जो ये कहता है कि आपके ऋणावेशित भाग वहां जाके जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा हो। क्लियर बात है? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट रिवीजन की विधियों की बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अल्कोहलों से। अब हम क्या करेंगे, अल्कोहलों से हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। यानी हमने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, आपको पता है कि ROH जो होता है वो अल्कोहल होता है, मतलब जिसके पीछे हमारा जो अनुलग्न है अगर वो OH जुड़ जाता है तो वो किस श्रेणी में माना जाता है, अल्कोहल श्रेणी में। ठीक है, तो अब हम क्या करवा रहे हैं, अब हम करवा रहे हैं अल्कोहलों की अभिक्रिया अम्ल के साथ। किसके साथ, अम्ल के साथ। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अभी अभिक्रिया कैसे हो रही है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H बाहर निकल गया। यानी क्या बाहर निकल गया, आपका वाटर का मोलिक्यूल यानी जल का जो अणु है वो बाहर निकल जाता है और पीछे जो बच गए CH3Cl वापस में बंध बना देते हैं। ये अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है और इसे कहा जाता है ग्रूव प्रक्रम। इसे क्या कहा जाता है, ग्रूव प्रक्रम। यानी ये क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है। देखो जो नेमिंग रिएक्शन है ना वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन तो आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। तो नेमिंग रिएक्शन जो होंगे मैं आपको बता दूंगी, इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस चीज को अच्छे से तैयार करना है। बाकी चीजों को भी तो करना है, क्योंकि अब की बार 95% पार है, तो उसके लिए तैयारी भी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, ये हमारा अल्कोहल है और अल्कोहल की अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं, अम्ल के साथ कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से जाएगा आपका OH और यहाँ से जाएगा H। क्या बाहर निकल गया, वाटर का मोलिक्यूल, और पीछे आपके क्या बन गए, हेलो एल्केन। तीसरी रिएक्शन की बात करें तो इसमें भी आपकी वही चीजें हैं, यहाँ से जाएगा आपका OH और यहाँ से जाएगा H। क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर का मोलिक्यूल, और आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मैथिल क्लोराइड, इसे हम बोलेंगे मैथिल ब्रोमाइड और इसे हम बोलेंगे मैथिल आयोडाइड। क्लियर बात, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल आयोडाइड। ठीक है, आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि जब हम बात करें ग्रुप प्रक्रम में तो वहां पर जो आवाज, अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे आपने इस रिएक्शन में देखा कि जैसे ही हम मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो उसे हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, यानी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तभी हमें ये रिएक्शन यानी ये उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम ग्रुप प्रक्रम कहते हैं। दूसरा, अगर हमें मैथिल ब्रोमाइड चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से करवाई जाए। इसको गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये जो आपके उत्पाद होते हैं ये भी आपको याद रखने होते हैं कि किसके साथ कौन सा उत्पाद लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेलोजन जो होते हैं ना, 4 होते हैं, आपने पढ़े होंगे हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, 4 पढ़े होंगे आपने। अब आप बोलोगे कि मैम आपने आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवा दी, ब्रोमाइड के साथ करवा दी, क्लोराइड के साथ करवा दी, लेकिन फ्लोराइड के साथ क्यों नहीं करवाई? इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है, आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्लोरीन होता है ना, आप लोगों ने आवर्त सारणी में पढ़ा होगा ग्रुप नंबर 17 को। कौन सा ग्रुप पढ़ा होगा, ग्रुप नंबर 17 को। और ग्रुप नंबर 17 में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस क्रम में रहते हैं। ठीक है,
अब आपको ध्यान में ये रखना होता है कि ग्रुप के अंदर कुछ बातें बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट से तो है इम्पोर्टेंट। अब देखो ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो चाहे ग्रुप किसी भी ग्रुप की बात करें, चाहे ग्रुप फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, आपके 17, 18 किसी भी ग्रुप की बात करें, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है। मतलब सबसे छोटा आकार इन चारों में किसका हुआ? फ्लोरीन का। उससे बड़ा आकार क्लोरीन का, उससे बड़ा आकार ब्रोमीन का और सबसे बड़ा आकार किसका हुआ? आयोडीन का। अब देखो आकार जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही यहाँ पर बंध क्या बनेगा? आपका मजबूत बनेगा। कैसे बनेगा? कि जो आपका आकार छोटा होने के कारण, आपने एक बात सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुन लेना, कि फ्लोरीन जो होता है ना वो पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसमें है? फ्लोरीन में है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सबसे मजबूत बॉन्ड भी कौन बनाएगा? यानी सबसे मजबूत बंध भी कौन बनाएगा? फ्लोरीन। समझ आ रही है बात मेरी? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है यानी सबसे ज्यादा आकर्षण को अपनी ओर मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम कौन करेगा? फ्लोरीन। अब जितनी ज्यादा आकर्षण का मान ज्यादा होगा उतना ही बंध प्रबल होगा। जितना बंध प्रबल होगा उतना ही बंध तोड़ना मुश्किल होगा। कहने का मतलब है कि अगर अपने बात करें कि एक आपको मिलता है HF, एक आपको मिलेगा HCl, एक आपको मिलेगा HBr और एक आपको मिल जाएगा HI। अब आपको पता है हाइड्रोजन का आकार भी छोटा होता है, फ्लोरीन का आकार भी छोटा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे विद्युत धनी है, फ्लोरीन आपका विद्युत ऋणी है। अब सबसे ज्यादा फैक्ट वाली बात है, ध्यान से सुनना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? इन चारों में से फ्लोरीन है। क्यों है? क्योंकि आकार सबसे छोटा है। आकार सबसे छोटा होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो मजबूत बंध कौन बनाएगा भाई? फ्लोरीन। ये क्या करेगा? यहाँ पर मजबूत बंध बनाएगा। क्या करेगा? मजबूत बंध बनाएगा। यानी इन चारों में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे मजबूत बंध इनमें बन रहा है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें हाइड्रोजन का आकार, देखो चारों में सेम रहेगा। हाइड्रोजन का आकार चारों में सेम है क्योंकि चारों में हाइड्रोजन है, लेकिन फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है, क्लोरीन का आकार उससे बड़ा है, ब्रोमीन का आकार उससे बड़ा है और आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या होती है? कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा विद्युत ऋणता के मान में कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो शक्ति है उसमें कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की शक्ति में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन आकर्षण कम करेगा तो बंध उतना ही क्या होता जाएगा? दुर्बल होता जाएगा। यानी इन चारों में सबसे दुर्बल बंध किसमें पाया जा रहा है? सबसे दुर्बल बंध पाया जा रहा है आपका हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच। अब एक चीज और समझना, बंध जितना ज्यादा दुर्बल होगा यानी बंध जितना ज्यादा कमजोर होगा उस बंध को तोड़ना उतना ही आसान होगा। मतलब कोई भी दो व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति है, अगर उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी तो उन दोनों को अलग करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और जब वो बहुत अच्छे फ्रेंड है तो वो दूसरों की बातों से उन्हें मतलब नहीं होता। कोई दूसरा के बोल देगा ना कि भाई तेरे फ्रेंड के मतलब मेरे फ्रेंड के बारे में कोई दूसरा आके बोल देगा ना कि तेरा फ्रेंड तो ऐसा है, तेरा फ्रेंड तो वैसा है, वो विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। समझ आ रही मेरी बात? मान लो मैं आपको मतलब अपनी लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब अपने आसपास की चीज़ों से एग्जाम्पल देती हूँ ताकि चीज़ ज़्यादा समझ आए।
जैसे मान लो दो आपके पास फ्रेंड सर्कल आपने देखे कि एक फ्रेंड सर्कल ऐसा है, या फिर दो फ्रेंड्स मान लो कि दो फ्रेंड ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है एक दूसरे को लेके। लेकिन दो मित्र ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा एक दूसरे को लेकर केयरफुल नहीं है, मतलब उनकी जो बीच की जो दोस्ती है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो किन दोनों को अलग करना आसान रहेगा? जिनके बीच की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है उनको, या जिनके बीच की बॉन्डिंग दुर्बल है, यानी जिनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है उनको? ऑब्वियस सी बात है, जिनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है उनको अलग करना आसान रहेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग क्या है? मजबूत है। बंध जितना मजबूत होगा उस बंध को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, बंध जितना दुर्बल होगा उस बंध को तोड़ना उतना ही आसान होगा। इसलिए आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो होता है इनके बीच का बंध बहुत मजबूत होने के कारण ये क्रियाशीलता कम प्रदर्शित करता है, यानी ये एक दूसरे से अलग ही नहीं होते। समझ आ रही बात? लेकिन ये बहुत जल्दी अलग हो जाता है क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत दुर्बल प्रकृति की है। इस कारण से जैसे जैसे अपने उल्टा चलेंगे, यानी नीचे से ऊपर चलेंगे, वैसे वैसे बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? मजबूत होती जाएगी। यानी बॉन्डिंग मजबूत होगी तो ये क्रियाशीलता नहीं दिखाएगा। इसलिए आपने देखा कि आपने मैथिल के साथ देख ली, मैथिल की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया देख ली, मैथिल की ब्रोमीन के साथ देख ली, मैथिल की आयोडीन के साथ देख ली, लेकिन मैथिल की फ्लोरीन के साथ यहाँ पे कोई अभिक्रिया मैंने नहीं बताई। रीजन यही है क्योंकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होने के कारण बंध बहुत मजबूत बनता है। बंध बहुत मजबूत बनने के कारण ये क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करता। क्या प्रदर्शित नहीं करता? ये क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बच गई ये तीन। अब बात आती है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? आयोडीन। उससे कम ब्रोमीन। ब्रोमीन से कम कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन। ये रहेगा आपके क्रियाशीलता का क्रम। और आपको ध्यान में रखना, ये पूछ भी लिया जाता है कि क्रियाशीलता का क्रम बताइए। पूछ भी लिया जाता है आपसे क्रियाशीलता का क्रम बताइए, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? आयोडीन, सबसे उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन। रीजन आपको पता है, आकार सबसे बड़ा, ये उससे छोटा आकार, ये उससे छोटा आकार। फ्लोरीन का तो सबसे छोटा होने कारण वो क्रिया ही नहीं करता। क्लियर बात है? तो आई थिंक एल्कोहलों से वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। तो अल्कोहल के साथ भी तीन अभिक्रियाएं होती है, जिसमें अल्कोहल तथा हैलोजन की जो अभिक्रिया है वो हम अभी कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहल तथा थायमिल क्लोराइड से अभिक्रिया। देखो दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, अल्कोहल तथा थायमिल क्लोराइड। अल्कोहल अपने ले लेते हैं CH3OH और थायमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। थायमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SOCl2। अब देखो इनके बीच अभिक्रिया करवाएंगे तो उत्पाद कैसे बनेगा? अब ना अभिक्रियाओं को इस तरीके से पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वो आप यूँ समझो बहुत ही लेजी टाइप का होता है, फिर बहुत ही टफ टाइप का लगता है, बोरियत टाइप का लगता है। आपको थोड़ा सा मैं मजेदार तरीके से बताती हूँ। आपको इसको लिखना कैसे है? आपको लिखना है इसको इस तरीके से CH3OH। क्लियर बात? लिखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है S डबल बॉन्ड O, इसको ना इस तरीके से लिखना है SOH, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? SOCl2 है एक, तो आपने पहले तो अल्कोहल को इस तरीके से लिख लेना है CH3OH, यानी मैंने बॉन्डिंग्स जो है इनके बीच इनको पूरा खोल के बता दिया। अब SOCl2 को कैसे लिखना है? S डबल बॉन्ड O, एक Cl इस तरफ और एक Cl इस तरफ। क्लियर बात? अब उसके बाद आपको क्या करना है? इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर देना है। अब इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो देखो जो जो चीजें एक साथ है उनको जोड़ दो। अब आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? एक तरफ आपको CH3Cl दिखाई दे रहा है, तो यानी एक तो बन जाएगा CH3Cl, दूसरा आपको HCl दिखाई दे रहा है, एक बन जाएगा HCl, और तीसरा क्या बन जाएगा? SO2। क्या बन जाएगा आपका? SO2। क्लियर बात? तो ये जो अभिक्रिया है ना, इसको हमें इस तरीके से, आप लोग है ना रिएक्शनों को इस तरीके से ना लिख के, अगर इस तरीके से लिख के याद करोगे तो ये इंटरेस्टिंग भी लगता है और पता भी चलता है कि बॉन्ड कहाँ कहाँ से ब्रेक हो रहा है और कौन कौन सी चीजें आपस में जुड़ रही है।
और ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। इसका नाम क्या है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये है आपका डार्जन अभिक्रिया। अभी तक दो नेमिंग रिएक्शन बता दी मैंने, ग्रुप परक्रम और डार्जन। ठीक है, तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये काफी पूछ ले जाता है आपसे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल तथा फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब हमने ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है आपका अल्कोहल तथा फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। अब ये जो फास्फोरस हैलाइड है, इसमें हम दो तरीके से हैलाइड पढ़ेंगे। एक बार तो हम लेंगे पेंटा हैलाइड और एक बार हम लेंगे ट्राई हैलाइड। मतलब एक बार तो हमारा जो फास्फोरस हैलाइड होगा, एक बार तो हम लेंगे ट्राई और एक बार हम क्या लेंगे? पेंटा। हम बात करेंगे सबसे पहले ट्राई के बारे में। तो ट्राई में क्या करना आपको? अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवानी है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। सबसे पहले किससे करवाएंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। और जो दूसरी अभिक्रिया है वो हम किससे करवाएंगे? अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे करवाएंगे? पेंटाक्लोराइड से। ठीक है, यानी क्लोराइड जो आपके फास्फोरस क्लोराइड वाले हैं वो आपके दो हम लेंगे, एक तो ट्राई वाला लेंगे और एक पेंटा वाला। तो अब देखना अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। आपने इस तरीके से ROH लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको किस तरीके से लिखना है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप यहाँ पे लिखोगे P और 3Cl है तो 3Cl को इस तरीके से लिख लोगे। आपको इस तरीके से रिएक्शंस को लिखना है कि आपको पता चले कि आप कहाँ से ब्रेक कर रहे हो और कैसे उत्पाद बना रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Cl कितने हैं? यहाँ पर Cl आपके 3 हैं, लेकिन यहाँ पे R कितना है? एल्किल ग्रुप कितना है? 1 है, यानी 3Cl है तो एल्किल ग्रुप भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, तभी तो ये आपस में क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसको अगर मैं 3 लिख देती हूँ तो 3 एल्किल और 3Cl जो है वो आपस में रिएक्शन करेंगे। आपका बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? तो आपको ध्यान में रखना है, आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। जैसे आपको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उत्पाद आपका क्या बन जाएगा? 3RCl। क्या बन जाएगा? 3RCl। ये आपस में जुड़ गए। अब इस तरफ वालों को आपस में जोड़ दोगे। यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो 3 लगा है वो R के साथ साथ O के साथ और हाइड्रोजन के साथ भी है। जब किसी के आगे कोई भी संख्या लगती है तो उसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे कंपाउंड के साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, लेकिन फास्फोरस कितना है? 1 है। तो उत्पाद क्या बनता है? H3PO3। क्या बन जाएगा उत्पाद? H3PO3। क्लियर बात? ये तो कौन सी अभिक्रिया है? जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं। अब हम बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इनके बीच अभिक्रिया किस तरीके से करना है आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से खोल खोल के लिखना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, आपको सिर्फ वही तरीका अपनाना है ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर होकर नहीं पढ़ना, हमें इंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ROH। अल्कोहल को पहले इस तरीके से लिख लेंगे आप। और PCl5 को कैसे लिखोगे? P, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 3Cl, इस तरीके से लिख दोगे। लिख दिया। अब आपके पास देखो बॉन्ड आपको कैसे ब्रेक करना है। एक तो बॉन्ड आपको यहाँ से तोड़ना है, एक बॉन्ड आपको यहाँ से तोड़ना है। अब क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा एक तो RCl, एक बन जाएगा आपका HCl और एक बन जाएगा आपका POCl3। क्या बन गया आपका? POCl3। क्लियर बात है? तो आई थिंक अल्कोहल से जितने भी रिएक्शंस थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको सारी अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना।
जिन बच्चों को मेरे नोट्स के साथ, मेरे लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए और टेस्ट सीरीज भी चाहिए, यानी अपनी तैयारी जो है वो परफेक्ट करनी है, तो आपके लिए एक सुझाव है कि आप ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप जो है वहां से मेरे पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन, अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप लिंक से इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।